नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात राकेश के साथ। मित्रों, आज का मुद्दा के शुरुआत के पहले एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ओमिक्रॉन पर जो चर्चाएं आम हो रही है उसमें कुछ दिग्भ्रमित करने वाली बातें भी आ रही हैं। विशेषज्ञों का राय है कि ये माइल्ड इफेक्ट है, मतलब जो पहले वाला इफेक्ट था, खासतौर से जो सेकंड फेज में था कि मौत दर बहुत ज्यादा था, उस तरह की घातक शायद इसमें नहीं है। और दूसरा कि ये माइल्ड असर है और बहुत जल्दी अगर इफेक्ट करता है तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने जैसा बताया कि वो 2 दिन पहले इन्फेक्टेड था और 2 दिन बाद ठीक हो गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर मैं भरोसा नहीं करता और अरविंद केजरीवाल भरोसे के लायक भी नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ चाहे जो बताए, आपसे मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि अगर बहुत जरूरत से ज्यादा जरूरी ना हो तो कृपया अपने घरों से बाहर ना निकले। ये समय है अपने आप को बचाने का, हठधर्मिता दिखाने का नहीं, क्योंकि जान है तो जान है। और जब तक ये बात पूरी तरह से प्रमाणित ना हो जाए कि ओमिक्रॉन वायरस और ओमिक्रॉन का जो नया वाला वर्जन है वो कितना घातक है और कितनी इसकी मारक क्षमता है और इसके उपचार में कौन कौन सी औषधियां इस्तेमाल में आएंगी और उनकी इफेक्ट कितना है, तब तक कृपया आप उन सारे बिहेवियर्स का पालन करें जो कोरोना से बचाव में डॉक्टर ने बताया है। क्योंकि ना तो मैं डॉक्टर हूं, ना ही मुझे कोरोना पर कोई रिसर्च है, इसलिए मैं कुछ ज्ञान इस विषय में नहीं दूंगा। मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, समाज की बेहतरी के लिए सोचता हूं और समाज में बेहतर से बेहतर जीवन यापन के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है यही संकल्प रहता है। और उतनी ज्ञान मैं जरूर रखता हूं कि आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं कि कृपया आप उन सब चीजों का पालन करें जिससे कोरोना बचाव में आपके काम आएगा और जो उपाय आपको डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने और कोरोना पर विशेषज्ञता हासिल करने वालों ने बताया है। दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में जिस तरह की महामारी सुनने में आ रही है वो बहुत चिंताजनक है, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक दल अपने राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक किसी भी तरह के आम पब्लिक मीटिंग और पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दिया गया है। तो वो अब पब्लिक गैदरिंग यूपी में और उन तमाम 5 राज्यों में नहीं हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में गंगा सागर के नाम पर जो भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है, आज कर्नाटक में कांग्रेस ने जो पदयात्रा किया, महाराष्ट्र के अलावा और जगह जगह जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर चुनाव आयोग का आदेश का मतलब नहीं है। तो क्या चुनाव आयोग लिखित आदेश सिर्फ उन्हीं जगहों के लिए दिया है जहां चुनाव है? बाकी जगह का भीड़ देख करके कोरोना डर जाएगा? नेताओं को ये बात समझना चाहिए, लेकिन क्या करें, अगर नेता बात समझ जाए तो उससे संदेह होगा कि ये वाकई भारत का नेता है ना, क्योंकि भारत का नेता मतलब आप समझिए वो नहीं समझेगा। एक सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जैन, ये तीनों लोग दिल्ली के ओहदेदार लोग हैं और संवैधानिक सीट पर है। एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है और तीसरा स्वास्थ्य मंत्री है। इन तीनों लोगों ने बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। टीवी शो, मतलब वो बांटेंगे तो कुछ नहीं, वो तो लेने वाले लोग हैं, बांटने वाले कहाँ हैं। तो जो मास्क बांटने का फोटो सेशन हुआ, उस फोटो में ये तीनों के तीनों जिम्मेवार लोग मास्क नहीं पहने हैं और एक बच्चे को मास्क पहना करके उसे मास्क पहनने का प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम मास्क पहनो, बचाव का उपाय है। अब बच्चा एक बार पलट के पूछ देता कि अंकल जी मास्क तो आप खुद नहीं पहने हो तो हमको कैसे बताओगे, तो उनका क्या होता। खैर वो बेशरम लोग हैं, उन पर मैं क्या करूं, लेकिन आप समझदार हैं और आप कोरोना से डरें, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ बहुत लचर और बहुत ही कमजोर है। खैर,
जब से 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है तब से मैंने सोचा है कि किसी राजनीतिक दल पर कटाक्ष और किसी राजनीतिक दल के समर्थन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब चुनाव प्रचार वर्चुअल हो रहा है और मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मेरा निष्पक्ष और तटस्थ विश्लेषण होता है। मेरे विश्लेषण पर किसी पार्टी का तारीफ भी हो सकता है, किसी का आलोचना भी हो सकता है। जो आलोचना होता है वो मुद्दे का आधार पर होता है, जो तारीफ होता है वो भी मुद्दे का आधार पर होता है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता या पार्टी का प्रचारक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा करें। और आज के तारीख में सबसे जरूरी मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश समेत और जो राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें राजनीतिक दल के लोग एक चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे। ये एक फॉर्मेलिटी है, उसका बिल्कुल वही स्थान है जो स्थान और कई कामों में होता है कि एक फॉर्मेलिटी के लिए कोई चीज रखी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। उसी तरह से चुनाव आयोग के पास एक चुनाव घोषणा पत्र दी जाती है, उसका बड़ा तामझाम और बड़ी शोर शराबा के साथ रिलीज होता है। नेताजी को पूछ लिया जाए कि इसमें क्या क्या लिखा है तो उनको खुद ही नहीं मालूम है, जिन्होंने जो उसको रिलीज करते हैं, क्योंकि ना तो वो रिलीज के पहले पढ़ते हैं ना ही बाद में पढ़ते हैं, तो उसका कोई मतलब है नहीं। लेकिन एक परंपरा है, हम उस परंपरा को तोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन उसमें कुछ जोड़ तो सकते हैं। आम जन जागरण करके हम अपने नेताओं पर एक दबाव तो बना सकते हैं कि भाई हमें आपकी घोषणा से मतलब नहीं, आप हमारे मुद्दों को एड्रेस किए, आप हमारे मुद्दों को अपने चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा बनाइए, और ना सिर्फ हिस्सा बनाइए बल्कि इस पर इंप्लीमेंट करिए। चुनाव जीतने का पहले करते हुए प्रतीत होइए, और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसको पहली प्राथमिकता में कीजिए। यही हमारा मांग है, यही जन जागरण है। कल का विषय था शिक्षा। मित्रों, कल के शिक्षा के विषय में मैंने एक प्रश्न उठाया था कि जब कोरोना काल में पिछले 1.5-2 साल से स्कूल कॉलेज सब बंद है तो फिर पूरी फीस किस बात की, जबकि विद्यालय में अब कोई खर्च है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों से फीस ली जा रही है। साथ में ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फी तक वसूला जा रहा है। ना तो बच्चा को ट्यूशन आप पढ़ा रहे हैं और ना ही कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में कंस्ट्रक्शन भी बंद है। तो आपने डेवलपमेंट कौन सा नया कर लिया? नहीं किया तो फिर डेवलपमेंट फी किस बात का लिया? लेकिन ना तो इस पर सरकारें कुछ अपना वक्तव्य दे रही है, ना ही अदालतें दे रही हैं। बड़ा अफसोस की बात है कि हर छोटी मोटी बात पर अदालत में शो मोटो ले लेता है। हर मुद्दा पर आप सुनते होंगे कि माननीय न्यायालय ने शो मोटो लिया है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई विद्वान न्यायाधीश ने शो मोटो क्यों नहीं लिया? इस विषय पर कोई सरकार ने क्यों नहीं कोई एडवाइजरी जारी किया? क्यों नहीं कोई निर्णय लिया? क्यों नहीं कोई नोटिफिकेशन लिया? मैं समझ नहीं सकता। जो मुझे समझ आ रहा है वो ये समझ ये है कि नेताओं को तो विद्यालय वाले मोटी मोटी फीस चंदे के रूप में या रिश्वत के रूप में दे दिए हैं, इसलिए उनका मुंह बंद है। क्योंकि उनको लग रहा है कि यार राकेश परमार, ये पंकज सिंह जैसे कुछ, रविंद्रनाथ सिंह जैसे कुछ 2-4 लोग अगर कुछ विरोध कर भी देंगे, वीडियो को शेयर लाइक कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? चंदा तो मोटा विद्यालय वाला दे रहा है हमको, हम किसी और बात पर लोगों को उछाल देंगे और अपना काम निकाल लेंगे। इन्हीं दबाव में विद्यालय वाला कह रहा है कि भाई तुमको जहां मर्जी हो जाओ, क्योंकि उसको पता है कि हमने सब कुछ खरीद लिया है। लेकिन विद्वान न्यायाधीश क्यों नहीं ले रहे हैं ये मैं नहीं चर्चा कर सकता और मुझे समझ में नहीं है। खैर, हमने कल ये मुद्दा उठाया था, उसमें एक चीज जोड़ना रह गया था जो आज जोड़ देता हूं। हमारे देश में महंगी शिक्षा और विशेष वर्ग के लिए विशेष शिक्षा और सामान्य वर्ग के लिए सामान्य शिक्षा, और शिक्षा की वर्गीकरण बहुत विभत्स रूप से ले लिया है। मतलब जो ग्रामीण परिवेश के स्कूल है, प्राइमरी विद्यालय, उसमें ना तो अध्यापक जाता है और ना अगर जाता है तो ना वो पढ़ाता है। सबसे बड़ी बात है कि वो खुद पढ़ा लिखा और समझदार नहीं होता। कई समाचार चैनलों पर विद्यालय में काम करने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं से पूछा जाता है कि 12 महीने का नाम जनवरी फरवरी मार्च बोलो तो वो नहीं रख पाते हैं। यहाँ तक कि वो संडे मंडे ट्यूसडे भी नहीं रख पाते हैं। वो जिस राज्य की शिक्षिका है वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम भी नहीं जानती है। कई विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों से पूछा गया है कि हमारा राष्ट्रगान क्या है, वो भी उनको पता नहीं है। 26 जनवरी 15 अगस्त का मतलब पता नहीं है, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि कोटे के तहत उनकी भर्ती हुई है और अनुकंपा पर उनकी नौकरी चल रही है। अगर आप उनको कुछ बोलेंगे तो कोई किसी जात के नाम पर हड़ताल कर देगा, तो कोई किसी नेता के आप बल पर हड़ताल कर देगा और आप मजबूरी में फंस जाएंगे।
इन सब चीजों को हम चुनाव आयोग पर कहेंगे तो चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हम आपसे जरूर कहते हैं कि आप अपने नेताओं पर दबाव डालिए कि इस विषय को मुद्दा बनाया जाए कि जब बुनियाद ही कमजोर होगा तो उस पर इमारत कहां बन पाएगा। खैर, आज शिक्षा पर नहीं, आज बात स्वास्थ्य पर है। स्वास्थ्य पर तो मैं समझ रहा हूं कि किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी को बताने की जरूरत है। स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारे यहाँ कैसी है ये सबको पता है। स्वास्थ्य व्यवस्था ये थी कि एक चीज जो सिंपल चीज होती है ऑक्सीजन, हम पूरे लोगों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पाते थे। ये वही देश है जहां 200-300 करोड़ रुपए की मूर्ति टंगी हुई है, कहीं पत्थर की मूर्ति है तो कहीं कांसे की मूर्ति है तो कहीं तांबे की मूर्ति है तो कहीं किसी चीज की मूर्ति है, जहां पर पत्थर के हाथी घोड़े और बड़े बड़े मैदान हमने देखा है। लाखों करोड़ों रुपए के खर्च करके हमने दिखावट और सजावट के चीज देखे हैं, वहां पर अस्पताल नहीं देख पा रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। और अगर कहीं दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेट नेताओं के ना चाहने के बाद भी अगर कहीं वोट उठ के लिए या किसी मजबूरी जरूरी में अस्पताल बन गया है तो डॉक्टर तो वहां बिल्कुल ही नहीं है। और अगर डॉक्टर है तो वो प्राइवेट पर्ची काट रहा है, कहता है 4 बजे के बाद मैं अपने क्लिनिक पर बैठता हूँ, 600 रुपये फीस लेता हूँ, आइएगा आपको वहीं देख लेंगे, क्योंकि वहां पर मैं अस्थिर से रहता हूँ, यहाँ भीड़ भड़का रहता है, कहाँ आपको देख पाएंगे। और आप भी कहते हैं कि 600 रुपये तो लगता है, जान है तो जान है, डॉक्टर साहब से हम वहीं दिखवा लेंगे। और अगर कभी किसी दौड़े उड़े के लिए 1 आध घंटा के लिए डॉक्टर को बैठना पड़ता है तो वो पर्ची लिख देता है कि सब बाजार से दवाई ले लीजिए, क्योंकि किसी अस्पताल में दवा मिलती है ऐसा हमने तो कहीं नहीं देखा है। किसी को दिखा हो तो मेरे को जरूर अवगत कराइएगा। हमारे देश में प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं एकदम लचर और बदतर होती जा रही हैं और 5 स्टार स्वास्थ्य सेवाएं रोज रोज फल फूल और पनप रही हैं। ये विद्यालय जैसा है, प्राइमरी स्कूल हमारा बंद होता जा रहा है और कॉन्वेंट स्कूल में भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये महीना दे करके पढ़ने को मजबूर है और यहाँ पर 10-10, 20-20, 50-50 रुपये दे करके चिकित्सीय व्यवस्था लेने पर मजबूर है। कोरोना काल में हमने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था देखा, वहां पर मुफ्त में व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी लोग मरने के लिए अस्पताल में गए। मृत्यु रेशियो जो है हमारे देश में वो निजी अस्पतालों का बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े अस्पताल, मैं नाम रख रहा हूं, किसी को मेरे को केस कर रहा हूं तो करे, मेदांता हॉस्पिटल, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बहुत बर्बाद है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने मेदांता में फोन किया था, लेकिन मेदांता में वो मर गया, बचा नहीं जा सका। अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिज हॉस्पिटल, मतलब इतने बड़े बड़े अस्पताल जो नामी गिरामी अस्पताल, 7 स्टार अस्पताल है, कोरोना में किसी मरीजों को बचा नहीं पाए, जो उनके यहाँ गया वो मरा। लेकिन फिर भी लोग भरोसा प्राइवेट अस्पताल पर ही किया, सरकारी अस्पताल पे कोई आज भी जाना नहीं चाहता है। इसलिए कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था आधा से ज्यादा तो नेताओं को घूस दे करके चल रही है, नेताओं को मजबूर करके चल रही है, नेताओं को खरीद करके चल रही है, या नेताओं की खुद की चल रही है। बहुत सारे नेता हैं जिनका अपना अस्पताल है और हमारा नेता इस बात से पूर्णतः वाकिफ है, विश्वास है उसको कि हमारे देश में कोई जरूरी मुद्दे पर कभी हड़ताल नहीं होता, जरूरी मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं होता और ना ही जरूरी मुद्दे को एड्रेस किया जाता है या करने दिया जाता है। कोई आदमी स्वास्थ्य पर चर्चा करेगा। आए दिन आप डॉक्टरों के हड़ताल सुनते होंगे, आज भी बनारस में हड़ताल होगी, कहा जा रहा है कि वहां के डीन ने एक कर्मचारी को झप्पड़ मार दिया। लेकिन आज तक हमने किसी डॉक्टर को इस बात के लिए हड़ताल करते नहीं देखा कि वो ये कहे कि भाई हमारे यहाँ एक्सरे मशीन पिछले 3 साल से खराब है और हमको एक्सरे के लिए बाहर लिखना पड़ता है, हम हड़ताल पर चले जाएंगे, आप एक्सरे मशीन ठीक कराइए। हमने आज तक किसी डॉक्टर को इस विषय में हड़ताल करते नहीं देखा कि सरकारी अस्पताल है और दवा बाहर से खरीदने के लिए हमको पर्ची लिखनी पड़ती है, आखिर सरकार दवा की व्यवस्था क्यों नहीं करती। आज तक हमने किसी डॉक्टर को इस बात के लिए हड़ताल करते नहीं देखा है कि 10,000 डॉक्टर है और 10,000 डॉक्टर है और 15,000 डॉक्टरों का स्कोप है और 15,000 से बेसी के मरीज आ रहे हैं तो डॉक्टर की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। हमने किसी जरूरी सुविधाओं के लिए कभी कोई हड़ताल करते नहीं देखा। अस्पताल में जमीन में सोए लोग और गंदगी की अंबार लगा है। मतलब देखा ये जाता है कि अगर आप दिल्ली या देश के सरकारी अस्पतालों में चले जाएंगे तो आप जरूर मरीज हो जाएंगे, क्योंकि हाइजीन की व्यवस्था वहां पर बिल्कुल नहीं है। साफ सफाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। कुछ एकाध ब्लॉक में साफ सफाई हो तो ठीक बात है, आप सरकारी अस्पताल के शौचालय में चले जाए, आप बीमारी लेकर के ही बाहर आइएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
कोई डॉक्टर इस विषय पर कभी कोई हड़ताल नहीं करता कि अस्पताल के शौचालय से नाक पर बिना रुमाल रखे हुए आप निकल नहीं सकते हैं, इतनी बुरी और बदतर व्यवस्था है। इस विषय पर कोई डॉक्टर हड़ताल नहीं करता। लेकिन डॉक्टर के हम क्यों कहें, हमारा राजनीतिक दल के लोग भी तो नहीं हड़ताल करते, हमारे देश के लोग भी तो कोई हड़ताल नहीं करते कि हमारे यहाँ अस्पताल ही नहीं है, हमको व्यवस्था दिया जाए। क्योंकि चुनाव आयोग इस विषय पर कोई मापदंड जारी नहीं कर सकता कि आपको कौन से चीज को अपने घोषणा पत्र में जारी करना है। ये राजनीतिक दल डिसाइड करते हैं। राजनीतिक दल मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, इतने अस्पताल खोलेंगे, ये टीकाकरण करेंगे, मुफ्त करेंगे, इस विषय पर चर्चा करता है। लेकिन आज तक कोई राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में पहले स्थान पर अस्पताल बनाऊंगा की बात नहीं करता, अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ करूंगा इसकी बात नहीं करता। अस्पताल होगा तो उसमें डॉक्टर मेक श्योर करेंगे कि डॉक्टर आ करके बैठे और आपका इलाज इत्मीनान से करे, इस विषय की घोषणा नहीं करता और ना ही इस विषय को कोई राजनीतिक मुद्दा बनाता है। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, वहीं का मैं मतदाता हूं, हालांकि रहता मैं दिल्ली में हूं। आपको उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं मित्र। उत्तर प्रदेश में जब से आप लोगों को समझ आई होगी और हमें भी आई होगी, जब से ये सोशल मीडिया जैसा कोई चीज आया है और जब से लोग जानने समझने लगे हैं अखबारों के माध्यम से, तब 90 के दशक की बात है। क्योंकि अभी जो जनरेशन है उसमें से बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनका जन्म 90 के बाद का हुआ होगा, तो मैं भी चर्चा 90 के बाद की ही करता हूँ। 90 के दशक में हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू और मुलायम नाम के दो राजनीतिक दलों का उदय हुआ। पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लो, लालू प्रसाद यादव बिहार और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किए। मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री बने तो हुआ कि भाई एक गांव गंवई और ठेठ देहाती आदमी आया है, अभी ये गांव गरीब और किसान की बात करेगा। 2-4-6 महीने के लफाजी के बाद मुलायम सिंह यादव फिर अपने घर धरे पर आ गए। उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में बने रहना है तो हमको वोट बैंक की राजनीति करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं होता, देश की जनता, प्रदेश की जनता भाड़ में जाए, हमारा सरकार बना रहे। फिर उन्होंने विघटनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति चालू की और मुस्लिम यादव गठजोड़ का एक नापाक गठबंधन बनाया। यहां तक चले गए कि वो राम मंदिर बनाने के नाम पर जो कार सेवक अयोध्या में गए थे उन पर गोली तक चलवा दिया और सार्वजनिक कहे कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मुसलमान का भरोसा नहीं जीत पाता। मैंने 2-4, 10, 500 अगर हिंदुओं को मरवाया है तो क्या फर्क पड़ता है, आज मुसलमान से ज्यादा हम पर भरोसा करता है। मतलब मुलायम सिंह यादव अपनी सरकार में बने रहने के लिए, अपने परिवार के लोगों को राजनीति में सेट करने के लिए 100-200 हिंदुओं को मरवा दिए और चौड़े में कह रहे हैं कि हमने मरवा दिया, क्योंकि उनको पता है कि देशवासी इतनी गूढ़ बातें समझते नहीं है। वो तो कहते हैं कि मुलायम है तो हमारा नेता है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो लखनऊ से रैली निकलती थी और सैफई तक, और लंदन से बगी आता था लाखों रुपया खर्च करके, और जितने रुपया की फूल की छिड़काव उतने में होती थी, उतने रुपये में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के आधे प्रदेश में अस्पताल बन जाता। लेकिन ये कोई नहीं पूछा कि आप वहां पर सैफई में माधुरी दीक्षित का नाच करवाते हैं, आप मुख्यमंत्री नाच करवाने के लिए बने हैं कि लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और शासन व्यवस्था देखने के लिए बने? मुलायम सिंह यादव बेहयाई से और बेशर्मी से बलात्कारी को कह सकते हैं कि देखिए बलात्कारी कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं होता, ये जवानी में बच्चों से हो जाता है, और कह करके बेशर्मी से अभी तक जी रहे हैं और बढ़िया जी रहे हैं। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, क्योंकि उनको पता है कि ये मुद्दा नहीं बन सकता कि यार एक बुजुर्ग आदमी बलात्कार जैसे संगीन अपराध को कह रहा है कि ये हो जाता है, ये कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि इस देश में ये सब देखने, पूछने, सोचने वाला कोई नहीं है। उसी तरह से जब उनका पुत्र आया तो पुत्र ने भी नचनियों के नाच कराने का अलावा और कुछ नहीं किया, अपराधी को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया, प्रदेश में कुछ नहीं किया। उसने भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी कोई चीज को प्राथमिकता नहीं दिया और ना ही उसकी प्राथमिकता में ये चीज थी। अब आता है मायावती का जमाना। मायावती राजनीति में आई तो वो सीधे मूर्तियां बनवाई और हाथियों को स्थापित किया पत्थरों से। मायावती ने जितने रुपया मूर्तियों पर खर्च किया है, अगर उतने रुपए में अस्पताल बना दी होती तो बाहर से लोगों को उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आना पड़ता, उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर जाने की मजबूरी जरूर नहीं पड़ती। लेकिन मायावती को पता था कि इस देश में राजनीतिक मुद्दा देश विकास, राष्ट्र विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सम्मान नहीं है,
इस देश में अगली पिछली दलित 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 ये सब मुद्दा है, तो हम इसी को आगे बढ़ाएं, बाकी अपना कमाई का काम करें और अपने आप को अमर करने के लिए हर गली चौक चौराहे पर मूर्तियों का जाल बैठा दें। उसके बाद है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के सरजू तट पर जो दीपोत्सव कराया वो बड़ा अच्छा था। हिंदू होने के नाते मुझे बड़ा प्राउड हुआ कि कम से कम बम्बई सिनेमा के नचनियों का नंगा नाच कराने से तो बढ़िया दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ, क्योंकि उससे जो तेल जला वो किसानों को फायदा हुआ, जो दिया आया वो कुम्हारों को फायदा हुआ, और बाद में उस तेल को बचा करके कई गरीब घरों में कई दिन तक दीपक जला। वो मतलब फायदा आम जन को हुआ, क्योंकि वो दीपक भारत के ही किसानों से आया था। किसान जो कुम्हार है वो अब विदेशी मोमबत्ती और चाइनीज बल्ब और लड़ियों के बीच में उसका उद्योग चौपट हो गया था, जिससे कुछ सहारा मिला। कम से कम अब किसान कर्ज लेकर के लोगों से कहता है कि दीपक बनाओ, क्योंकि अब की बार 11 लाख जला था तो अब की बार 21 लाख जलेगा। दीपक देश से ही तो आएगा, प्रदेश से ही तो आएगा, प्रदेश की तो घर में जाएगा वो पैसा। तो उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा खर्च बेकार नहीं गया, क्योंकि जो 10 लाख 5 लाख 20 लाख 21 लाख जितने भी दीपक जलाए जाएंगे सरजू के तट पर दीपोत्सव में, वो हमारे किसान का तेल लगेगा, क्योंकि वो तेल हम ही उगाते हैं और हम ही बनाते हैं। तो वो पैसा घूम फिर के हमारे ही आ रहा है, बर्बाद होकर के बम्बई सिनेमा के पास नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ जी ने जितने रुपए का तेल जला दिया दिवाली में दीपोत्सव में, उतने रुपए का अस्पताल खोलते तो बाहर के लोगों को आकर के यहाँ पर इलाज कराने पर मजबूर होना पड़ता, क्योंकि पता होता कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत उत्तम है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि हमको भी स्वास्थ्य सेवा दिखा करके क्या करना है, हम तो सिर्फ दो बात कर देंगे, जय श्री राम, हो गया बाकी सबका काम। इन सब विषयों पर ये लोग नेता लोग तो नहीं कहेंगे। आगे भी योगी आदित्यनाथ जी का जो चुनाव घोषणा पत्र आने वाला है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई स्वास्थ्य शिक्षा और आपके जुड़ी मतलब का बात होगा। उसमें अयोध्या होगा, मथुरा होगा, काशी होगा, मंदिर और मस्जिद होगा, यही सब होगा। मैंने किया और मैंने और करना है पर होगा, लेकिन आपका मुद्दा उसमें एड्रेस नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। इसीलिए मेरा ये संकल्प है कि जब तक उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है, मैं रोज एक मुद्दे को रखूंगा और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा भी होना चाहिए तो आप भी वीडियो बनाकर डालिए, फेसबुक पर डालिए, सोशल मीडिया पर डालिए, और नहीं तो मेरे मैसेंजर में आकर के मैसेज कीजिए, मेरे टाइमलाइन पर आकर के लिखिए, ताकि अगले दिन जब मैं आपके सामने आऊं तो इस विषय को उठाऊं और आपको इस विषय से अवगत कराऊं। मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप राजनीति को सुधारना चाहते हैं तो खुद सुधरिए और किसी के बहकावे में अपना मतदान ना कीजिए। जो आदमी आपके मतलब का मुद्दा को एड्रेस करता है और आपका मतलब का मुद्दा उठाता है, आप उसी को वोट दीजिए और उसी को अपना नेता बनाइए, तब जाकर के देश सुधरेगा। एक देश नेता का सुधर नहीं सुधरेगा और आपका सुधर नहीं सुधरेगा। जब आप और हम सब मिल करके सुधारेंगे तभी देश सुधरेगा। और इसकी शुरुआत करिए, अपना मुद्दा नेताओं को बताइए कि हम इन मुद्दों पर मतदान करना है। आप भी अपने लिए यही मुद्दा मानिए जो हमारा मुद्दा है, क्योंकि हम आपके मुद्दे पर क्यों मतदान करें, आप हमारे मुद्दे को अपना मुद्दा मानिए, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। अंत में वीडियो बंद करने से पहले एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो MF कोरोना वेरिएंट की महामारी आई है, उसका अब तक जो प्राप्त सूचना है उसके बचाव का ये कि आप जितने जरूरी हो उससे कम घर से बाहर निकलिए, अपने परिवार में रहिए, अपने बाल बच्चों को समय दीजिए और मस्त रहिए, क्योंकि कमाने के लिए पूरा जीवन बड़ा है, लेकिन जीवन बचे रहने के लिए कोरोना बाहर खड़ा है। इसलिए डरिए कोरोना से, क्योंकि ये किसी का सगा नहीं है। जो इसके जन्म में आएगा वो परलोक को जाएगा। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने बाल बच्चों के साथ प्रसन्न रहें। इन्हीं दुआओं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।